हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे जैसे आरटी क्लास 8 का हिंदी का सेट 2। ओके, मॉडल क्वेश्चन है। मॉडल क्वेश्चन का सेट 2 है। देखिए पूर्णांक 50 का है और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। इसको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर है, निम्नलिखित गद्यांतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 के सही विकल्प चुन कर दीजिए। तो चलिए हम लोग नीचे का जो पैसेज है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसका। देखिए पैसेज है, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। वे देश रत्न एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी सेवाएं अमूल्य हैं। वे भारतीय संस्कृति और सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे। वे सरल जीवन और ऊंचे विचार के जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने जीवन भर भारतीय पोशाक पहनी, विदेशी वस्त्र कभी नहीं पहना। उनके अंदर और बाहर का जीवन एक समान था। वे गांधी जी के बड़े अनुयायी थे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए कि राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो देखिए ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। ओके, तो यहाँ पर बस बोला गया है कि सारण जिले में। तो पूछा गया है जिला, तो देखते हैं कौन सा जिला है। पहला ऑप्शन है जीरादेई, दूसरा सारण, तीसरा चंपारण, चौथा गोपालगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ओके, सारण जिला। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद भारत के कितनेवें राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन पहला या ऑप्शन दूसरा है तीसरा, तीसरा ऑप्शन है दूसरा या चौथा ऑप्शन है चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ओके, राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये जीके का भी क्वेश्चन है, इसे याद करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, प्रसाद जी के चरित्र की मुख्य विशेषता थी। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद जी के चरित्र की कौन सी मुख्य विशेषता थी? पहला ऑप्शन है भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि, दूसरा सरल जीवन और उच्च विचार, तीसरा गांधी जी के अनुयायी थे, या ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। ओके, ये सभी गुण उनमें था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर में आई थिंक प्रधानाचार्य के पास कुछ पत्र लिखना है, पढ़ते हैं। प्रधान अध्यापक के पास बीमारी के कारण अवकाश हेतु लिखे गए इस प्रार्थना पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 4, 5 तथा 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, फिर 5, फिर 6 को भरना है। तो देखिए लेटर लिखने से सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? सेवा में लिखा जाता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेवा में। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर का पहला ऑप्शन है अनुपालनार्थ, या दूसरा सेवा में, तीसरा प्रेषक, चौथा भावार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सेवा में। ओके, चौथा का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सेवा में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। देखिए यहाँ पर राजकीय मध्य विद्यालय पंडरा रांची। तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है? विषय लिखा जाता है। ओके, विषय। तो किस विषय पर है? बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? हमारा विषय होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि 5वां नंबर का ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो देखिए 5वां नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है विषय, दूसरा पत्र, तीसरा विद्यालय, चौथा अवकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विषय। ओके, बहुत ही आसान है। अब हम लोग बढ़ते हैं छठा नंबर की ओर। तो देखिए छठा नंबर उधर ही है, छठा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर इधर देखिए। छठा नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या भरा जाता है? सविनय निवेदन यह है कि सविनय निवेदन है कि इसके ऊपर क्या लिखा जाता है? तो या तो यहाँ पर हम लोग महोदय लिख सकते हैं, ओके, या फिर महाशय लिख सकते हैं, दोनों में से एक। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है छठा नंबर का क्वेश्चन का। ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है प्रधानाचार्य, ऑप्शन है विमर्श, तीसरा ऑप्शन है याचना, चौथा ऑप्शन है महोदय। तो देखिए ऑप्शन नंबर चौथा इसमें महोदय होगा। ओके, पत्र मतलब प्रार्थना पत्र शुरू करने से पहले हम लोग महोदय लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 7 एवं 8 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो यहाँ पर फिर से जो गद्यांश इसको पढ़ना है, उसके बाद नीचे का क्वेश्चन आंसर को बताना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है, जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं होता। प्रकृति भी सभी कार्य
शासन में ही करती है। अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्व होता है। जहाँ हम जो कुछ सीखते हैं वह हमारे साथ हमेशा रहता है। अनुशासन के अंदर बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, स्त्रियों का आदर, समय की पाबंदी, नियमों का पालन, शिक्षकों का वंदन आदि शामिल है। थोपे गए अनुशासन से आंतरिक अनुशासन ज़्यादा प्रभावी है, प्रभावकारी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अनुशासन के बारे में बताया गया है कि अनुशासन के कारण हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। अनुशासन का महत्व कब सबसे ज़्यादा है? तो देखिए कौन सा समय हम लोग अनुशासन को एकदम फॉलो करना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है गृहस्थ समय, गृहस्थ जीवन में, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी जीवन में, तीसरा संन्यास जीवन में, चौथा वन्य जीवन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विद्यार्थी जीवन में। देखिए विद्यार्थी का जीवन बहुत ही नाजुक होता है, अनुशासन का पालन करना ही चाहिए। अगर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन नहीं कीजिएगा तो लाइफ में आप कभी भी अनुशासन का पालन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अनुशासन सीखना पड़ता है और ये सिर्फ विद्यार्थी ही सीख सकते हैं, इसको ध्यान देना। इसलिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब लोग बढ़ते हैं 8 नंबर। अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो देखिए अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। बड़ों का सम्मान, दूसरा समय की पाबंदी, तीसरा शिक्षकों का आदर, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। समय के अंतर्गत ये सभी चीज़ आता है। अब देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन है हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है? तो देखिए पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा कोयल, तीसरा स्वर्णरेखा, चौथा शंख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्वर्णरेखा। हुंडरू का जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए अपराजिता की लेखिका कौन है? तो देखिए अपराजिता की लेखिका कौन है? पहला ऑप्शन है शिवानी, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा निर्मला पुतुल, चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शिवानी। अपराजिता को शिवानी ने लिखा है, इसे नोट कर लीजिए, शिवानी इसका आंसर। अब हम पढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो देखिए पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा अवधी, तीसरा हिंदी और चौथा संस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन है गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है अच्छा, दूसरा ऑप्शन है बहुत बुरा, तीसरा सामान्य, चौथा सम्मान पूर्वक। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बहुत बुरा। जो अकेली औरत थी उसे लोग डायन कहते थे और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन है सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे? तो देखिए सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे? पहला ऑप्शन है कलिंग, दूसरा मगध, तीसरा कौशल, चौथा विदर्भ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कलिंग। तो इसे नोट कर लीजिए कि सम्राट अशोक कलिंग के राजा थे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर। 14 नंबर का क्वेश्चन है पथ पर कितने राही गए हैं? तो देखिए पथ पर कितने राही गए हैं। पहला ऑप्शन है कुछ राही, दूसरा ऑप्शन है सभी राही, तीसरा ऑप्शन है अनगिनत राही और चौथा ऑप्शन है 2 राही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनगिनत राही। पथ पर कितने राही गए हैं? पथ पर अनगिनत राही गए हैं। अब देखिए 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन है जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब उसे क्या चुनने में कठिनाई होती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है मित्र, तीसरा ऑप्शन है फैशन, चौथा ऑप्शन है कपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मित्र। तो देखिए जब हम लोग बाहर जाते हैं, बाहरी संसार पर जाते हैं तो सच्चे मित्र और अच्छे मित्र का चयन करने में बहुत कठिनाई होती है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होगा। तो देखिए लोहा लेना का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है मुकाबला करना, दूसरा लोहा खरीदना, तीसरा लोहा बेचना, चौथा लोहे का कारोबार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लोहा लेना का मतलब होता है मुकाबला करना। तो इसे नोट कर लीजिए या याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है ये मुहावरे वगैरह। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट 70 नंबर की ओर। 70 नंबर का क्वेश्चन है देव का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए देव का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन है मित्र, दूसरा गिरी, तीसरा ईश्वर, चौथा कनक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ईश्वर को हम लोग देव भी कहते हैं और देव को ईश्वर भी कहते हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन है महान शब्द का विशेष्य होगा। तो देखिए महान शब्द का विशेष्य क्या होगा, यहाँ पर समझना पड़ेगा विशेष्य मतलब क्या होता है। तो देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर विशेष्य लिखा हुआ है। तो देखिए विशेष्य किसे कहते हैं? तो
विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। क्लियर है? जैसे महान, तो किसको महान बोला जा रहा है? पहला ऑप्शन है लड़की को महान बोला जा रहा है, दूसरा मिठाई को महान बोला जा रहा है, तीसरा देश को महान बोला जा रहा है, या फिर चौथा कलम को महान बोला जा रहा है। तो इसमें मुझे डाउट है, बट शायद ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि हमारा देश बहुत महान है। यस, ये 3 नंबर का करेक्ट होगा। ओके, 3 नंबर का सही है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है कोमल शब्द का विलोम होगा। तो देखिए कोमल, कोमल मतलब बहुत मुलायम होता है, उसका विलोम मतलब उल्टा क्या होगा? पहला ऑप्शन है काला, दूसरा ऑप्शन है कठोर, तीसरा ऑप्शन है सरल, चौथा ऑप्शन है यस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ओके, ऑप्शन नंबर दूसरा कठोर, क्योंकि कोमल मतलब सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, कठोर मतलब हार्ड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन है जो सदा सत्य बोलता हो उससे एक शब्द में कहते हैं। तो देखिए क्या कहा जाता है जो हमेशा सत्य बोलता है उसको? पहला ऑप्शन है वक्ता, दूसरा सत्यार्थ, तीसरा वाचाल, चौथा सत्यवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सत्यवादी। ओके, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, वे कभी भी झूठ नहीं बोले थे। तो इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा JCRT क्लास 8 का सेट 2 का, ओके, मॉडल क्वेश्चन सेट 2 का जितना भी क्वेश्चन था हिंदी का हम लोग कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप मेरे चैनल को एचडीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ अपने चैनल पर आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।